बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, कोई भी नेशन, कोई भी दुनिया में कंट्री हमेशा प्रोग्रेस करता है जब अपने वो स्पोर्ट्स को भी वैल्यू देता है। और नेशनल लैंग्वेज के साथ जब नेशनल स्पोर्ट्स की बात की जाती है तो मेरा ख्याल है ये सबसे ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि लास्ट 2-3 डेकेड्स के साथ हमने देखा कि बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा कि हमारी स्पोर्ट्स काफ़ी, जो नेशनल स्पोर्ट्स की बात ज़्यादा कर रहे हैं, वो काफ़ी नीचे जाना शुरू हुई। और उसमें कई फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, फाइनेंशियल बहुत इन्वॉल्व हैं, इंटरेस्ट ऑफ द सीनियर्स वो भी बात करेंगे इस हवाले से, वो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल करती है। और उसके साथ साथ एक जो कन्फेडरेशन का एक एलिमेंट भी इसमें आया ओलंपियंस और फेडरेशन के दरमियान, वो भी है। इस सब पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल है। उन्होंने शायद पाकिस्तान के उन 2-3 सुपरस्टार्स के अंदर है जिन्होंने हर लेवल पे हॉकी खेली, वर्ल्ड चैम्पियन भी रहे, ओलंपियन भी रहे। हमारे साथ शो में मौजूद है वन एंड ओनली, नन अदर दैन ख्वाजा जुनैद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया हमें। जी वालेकुम अस्सलाम। जी थैंक यू सो मच जी, वही रियली ऑनर कि आप स्पेशली आज के दिन हमारे लिए टाइम निकाल के आए। अच्छा सर, आप माशाल्लाह उन लोगों में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान को हर लेवल पे सर्व किया। फिर आपकी रिकग्निशन इसलिए भी बहुत ज़्यादा बनती है कि आप माशाल्लाह पाकिस्तान टीम के कोच भी रहे और अभी मैनेजर भी हैं, तो हर तरह आपने हॉकी को देखा है। रादर दैन मैं इसकी तरफ बढ़ूँ, मुझे थोड़ा सा पहले इनिशियल डेज़ के हवाले से बताइए, क्योंकि लाखों हॉकी प्लेयर्स आप लोगों के फ़ैन भी होते हैं, आपको फॉलो भी करते हैं, तो थोड़ा अर्ली डेज़ का बताइए किस तरह बचपन में हॉकी स्टार्ट की और किस तरह इंटरनेशनल लेवल तक आ पाए। इरफान, ये एक बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ है कि जहाँ मेरी पैदाइश हुई वो हॉकी फैमिली थी। मेरे फादर ख्वाजा मोहम्मद असलम जी, वो माशाल्लाह हॉकी ओलंपियन है। फिर हम 6 बहन भाई हैं और 6 के 6 पाकिस्तान से हॉकी खेले। अच्छा माशाल्लाह। मेरे वाले साहब के पास हम दोनों एक पोजीशन पे भी खेले, सेंटर ऑफ लेफ्ट ऑफ। अच्छा माशाल्लाह। और ओलंपियन भी हैं। तो अल्लाह की रहमत से ऑब्वियसली मैं छोटा था तो बड़े भी सब हॉकी खेले, फिर मुझे भी फैमिली की तरफ से कहा गया हॉकी खेले। और अल्लाह की रहमत से फिर स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेज का मैं ज़रूर जिक्र करूँगा। अच्छा। कि वहाँ पर ज्वाइन किया और फिर मैं रोल ऑफ ऑनर लिया मैंने हॉकी में, एथलेटिक्स में। एंड देन ये वो स्टेप्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। फैमिली एंड देन आपके जो इंस्टीट्यूट, पहला इंस्टीट्यूट आपकी फैमिली है, सेकंड आपका इंस्टीट्यूट आपका एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, एंड देन वहाँ से आप प्रमोट होके तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। जब हम यूनिवर्सिटी से निकले, जब पाकिस्तान के जूनियर कैंप में गए, तो वो मुझे दिन याद है कि जो फैमिली की जो मेहनत थी, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स की मेहनत थी, वो वहाँ पे आके कंपलसेट होती है। एंड देन वो बंदा जो बचा है, जैसे जन्म लिया, फिर मैं 17 ईयर्स मैंने पाकिस्तान को सर्व किया, फ्रॉम जूनियर टू सीनियर लेवल। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर देखते हैं, खासकर हॉकी के अंदर देखते हैं, तो हमने देखा कि बड़े बेचारे रूरल एरिया से लड़के आते हैं और उनका बैकग्राउंड बहुत हम्बल होता है और वो एजुकेशन से तो बहुत ही दूर होते हैं। बट कई फिर प्रॉब्लम, मेरा मानना कि आते भी हैं। आप इवन दो कोई स्पोर्ट्स भी खेले तो एजुकेशन बड़ी उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये आप यंगस्टर को बताइए कि कितना इंपॉर्टेंट है और वो किस तरह आपको एक इंटरनेशनल लेवल पे जाके जब सर्व करते हो तो कितनी हेल्पफुल होती है। देखिए, जो मैं समझता हूँ जो गेम इंटेलिजेंस है ना, दैट ऑल रिलेटेड टू योर इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, कि जब आपने हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशन पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वहाँ पे आपकी जो एक इमोशनल होते इमोशंस को कंट्रोल करना और उस पर आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड विद द हार्मनी ऑफ द टीम इम्प्लीमेंट करना, इसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक। नो डाउट कि रेपिटेशन ऑफ द ड्रिल्स एंड स्किल्स वो आपको ऑटोमेशन में ले जाती हैं, बट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। लेकिन सिमिलरली अभी जब हम देखते हैं जर्मनी, हॉलैंड या ऑस्ट्रेलिया में, तो कई डॉक्टर्स, इंजीनियर्स खेल रहे होते हैं और डेफिनेटली वो थोड़े अरसे में अपने आप को इम्प्रूव कर जाते हैं। तो एजुकेशन जो है ना, वो आपकी किसी भी जगह पे हो, वो एक वाइटल रोल प्ले करती है टिल द एंड ऑफ लाइफ। सो हॉकी में भी इसी तरह ही है कि हम लोग जो प्लेयर्स होते हैं नॉर्मली किसी भी चले जाएं तो एजुकेशन को ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं जी। तो मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स में खास तौर पे ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है कि इसमें तो खेलना है, इसको क्या पढ़ने की जरूरत है। देखिए जी, हमारा एक कल्चर डेवलप है इरफान कि हम लोग कहते हैं यार स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन हो गया, अच्छा स्पोर्ट्स बेस पे नौकरी मिल गई। वी नेवर प्लान, हमारी जो अप्रोच है फ्यूचरिस्टिक नहीं है, जिसकी वजह से हम इन प्रायोरिटीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। एजुकेशन मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर मैं आपसे शेयर करूं तो मैं जब भी कैंप में जाता था तो मेरी खेल के अलावा जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो, मेरी बुक्स होती थी। और अल्लाह की रहमत से यही है कि उसी शौक की वजह से गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन के बाद फिर मैंने एमफिल को जाके ज्वाइन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं खुद रावियन रहा हूँ तो मुझे पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है इन तमाम बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं, उनको बड़ी ज़्यादा वो टेक केयर करता है। अच्छा ये बताइए, जब पहली दफ़ा
टीम के लिए नाम आया, झंडा सीने पर सजा, तो मेरा मानना तो हमेशा मैं बताता हूँ कि दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड, कि अल्लाह की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आप लेट्स सपोज 20-22 करोड़ की आवाम है, उसमें से किसी भी स्पोर्ट्स के लिए अब 11 या 20 लड़के आते हैं और वो सर्व करते हैं, ये बहुत बड़ा ऑनर है, इससे बड़ा ऑनर शायद नहीं हो सकता। तो वो कैसी फीलिंग थी जब फर्स्ट टाइम अनाउंसमेंट आई कि ख्वाजा मोहम्मद जुनैद पाकिस्तान को सर्व करने जा रहे हैं और ग्राउंड में गए, वो भी थोड़ा शेयर करें। इरफान, उसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये ज़रूर शेयर होना चाहिए। अच्छा, जब हम सेलेक्ट होते हैं, हमारा कैंप था कराची में, तो हमारे साथ जो हमारी मैनेजमेंट थी उनमें मैं ज़रूर मेंशन करूँगा सलाउद्दीन साहब थे और अल्लाह बख्शे मुनव्वर ज़मान साहब, ग्रेट लव दिस कंट्री। तो उन्होंने हमें यही क्वेश्चन, उन्होंने कहा यार आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं जी, पहला जो मैं प्राइड के आप लोग, उसको 16 करोड़ आवाम थी, तो आप 16 करोड़ में से बहुत बड़ी बात, आप लोगों को अल्लाह ने सेलेक्ट किया, तो लिहाजा अब सेलेक्ट हो गई, जिम्मेदारी बढ़ गई है जी। पहले टीम में नहीं थी, जिम्मेदारी नहीं थी, अब जिम्मेदारी आ गई, तो लिहाजा आपको इन 3-4 चीज़ों पे आपने फोकस करना है। पहला, जब सेलेक्ट होके ब्रेक हुआ, वापस घर गए, तो घर में हार मौजूद थे और मिठाई मौजूद थी, मेरे तमाम जो रिलेटिव्स थे वो मौजूद थे, और क्योंकि एक हॉकी फैमिली थी तो डेफिनेटली वो यही टारगेट भी यही था। अच्छा, उसमें मैं एक मोटिवेशनल बात आपको शेयर करूंगा। जब सब कुछ हो गया तो मैं, माय फादर वाज क्वाइट, अच्छा, ही डिड नॉट से एनीथिंग, अच्छा, एंड माँ बाप सब जो बहन भाई और रिश्तेदार थे वो ऑल हैप्पी। तो मैंने लेटर ऑन ना, मैं गले मिला तो मैंने कहा कि क्या, कहते यार टीम में सेलेक्ट होना तो बड़ी बात नहीं है, वर्ल्ड कप जीतोगे तो मैं खुश होऊंगा। वाह। इट वॉज इन 1982, माशाल्लाह, इट वॉज इन 1982 जब मैं फर्स्ट टाइम पाकिस्तान जूनियर में सेलेक्ट हुआ। तो आप बिलीव करें कि वो दिन मुझे याद है, उस दिन से जब मैंने स्टार्ट हुई एज एन इंडिविजुअल, तो 94 में जाके हमने वर्ल्ड कप जीता। 90 लाहौर में हम सिल्वर हो गए, सिल्वर हो गए, फाइनल। तो बात होती कि मेरे उस्ताद भी थे, 2 ईयर बैक, वो उनकी डेथ हो गई, मतलब मेरे लिए रोल मॉडल भी थे, मेरा सब कुछ थे। तो मुझे वो वर्ड नहीं बोलते हैं कि बेटा ये तो आगे ना, जिम्मेदारी अपनी जगह, लेकिन जब इस मुल्क के लिए वर्ल्ड कप जीतोगे ना तो मुझे खुशी होगी। अल्लाह ने वो भी प्राइड दी जब जीता है। हाँ। तो मैं जब जीत के वापस आया ऑस्ट्रेलिया से, तो गेट पे खड़े होकर रिसीव किया, गले लगाया और रो रहे थे, कहते आज मेरी ख्वाहिश पूरी हुई है कि तुम वर्ल्ड कप जीतो। अगर आजकल की स्टोरी देखें आप, तो हमारे जो प्लेयर्स हैं माशी मसाइल में घिरे हुए हैं, उनका जो टारगेट अल्टीमेट कि टीम में आ जाएं या हमें कोई इंटरनेशनल लीग मिल जाए या हमें जॉब मिल जाए, वो इन्हीं चीज़ों पे बेसिक नीड के ऊपर फोकस है इस वक्त कि हमारे घर के मसाइल जो है ना वो हल हों। हम उनको इसी तरह एजुकेट भी करते हैं, मोटिवेट भी करते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली। ठीक है, इंटरनली है कि आप एक अच्छे प्लेयर बने, एक्सटर्नली जब जीतेंगे तो सब कुछ मिलता है जी। तो इस वक्त अपनी सोच को चेंज करके हर प्लेयर को चाहिए कि इस मुल्क की फ्लैग को ऊपर ले जाने के लिए विक्ट्रीज की तरफ जाए जी। अच्छा, जब हमारा दौर था, हमसे पहले दौर था, उसमें प्लेयर का इतना बड़ा कॉन्फिडेंस था कि वो कहता था कि मैं जीत में खुद रोल अदा करूंगा, मेरी वजह से टीम जीतेगी। दैट वाज अ मॉडल। या मैं शेयर करूं, जैसे आईफोन है, आईफोन का एक मॉडल आता है, नेक्स्ट ईयर वो नया मॉडल ले आता है, बिकॉज उसे मार्केट में स्टे करना है। सिमिलरली स्पोर्ट्समैन भी ऐसा ही है कि उसने अपनी क्वालिटी को मेंटेन करते हुए प्रोग्रेस करना होता है। उसने अपने अंदर से ही हैज टू ब्रिंग बेस्ट आउट ऑफ हिम। अगर वो चीज़ उसको आगे लेके नहीं चलता तो विक्ट्रीज नहीं आती हैं। इट्स अ टीम गेम, तो एवरी प्लेयर इज इम्पॉर्टेंट, और उसकी सोच, उसका कॉन्फिडेंस लेवल यही होना चाहिए कि मैं इस टीम को जितवाऊंगा, मैं अच्छा खेलूंगा, टीम जीतेगी। तो हम इन्हीं मॉडल्स के ऊपर प्लेयर्स को मोटिवेट कर रहे हैं। आई बिलीव कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ थोड़े अरसे में रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह जी। अच्छा, मैं रादर देन अभी आगे की तरफ बढ़ूँ, थोड़ा सा मैं आपकी विक्ट्रीज और उन चीज़ों को भी ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने शहबाज भाई, ताहिर भाई से भी की हो, क्योंकि आप लोग वो हैं जिन्होंने, हम जब बड़े हो रहे थे तो बड़ी विक्ट्रीज देखी और इतनी ज़्यादा प्राइड फील करते थे हम। माशाल्लाह पाकिस्तानी टीम 4 दफ़ा की वर्ल्ड चैंपियन, 3 दफ़ा ओलंपिक्स, बेतहाशा टाइम एशियन चैंपियन भी हम रहे, मतलब चैंपियन ट्रॉफी भी हमने 3 दफ़ा जीती। तो कोई ऐसा टाइटल नहीं है, शायद हॉकी की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा विक्ट्रीज पाकिस्तान की हैं। तो एक तो ये उस विक्ट्रीज के अंदर बात करें तो ये बताइए सबसे बड़ी विक्ट्री कौन सी थी? हमें तो ऑब्वियसली 94 का वर्ल्ड कप सबसे बड़ी विक्ट्री लगता है, और क्या खूबसूरत मोमेंट थी वो, और बट उसके बाद एक नज़र सी लग गई। तो पहले अपनी बेस्ट मेमोरी का बताइए, कौन सी सबसे बेस्ट मेमोरी आपकी नज़र में है? देखिए, ये ऑब्वियस सी बात है कि सबसे बड़ा दुनिया का मेडल जो होता है वो वर्ल्ड कप का ही होता है किसी भी स्पोर्ट्स में जी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जिस विक्ट्री ने मुझे मोटिवेट किया
वो लाहौर की चैंपियंस ट्रॉफी थी। अच्छा। हम बेशक वो 94 में ही हम खेले, अर्ली मंथ्स में खेले, फर्स्ट क्वार्टर में, और वो एक वन ऑफ माय बेस्ट टूर्नामेंट है। और उसमें मतलब कहते हैं ना, फ्रिक्सो को भी पता नहीं था कि मैं बेस्ट प्लेयर होऊंगा। जब फाइनल से पहले एक अनाउंसमेंट होती है कि जी ख्वाहिश ने बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो मैं समझता हूँ कि जब आप एक रोल प्ले करके और मेडल जीतते हैं, ठीक है, जब वो बेस्ट प्लेयर अनाउंस हुआ, साथ में गोल्ड मेडल भी हम जीत के, तो वो मेरे नज़दीक एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी जो मुझे आज तक भी कॉन्फिडेंस में रखती है। एंड देन सेम ईयर हम एंड ऑफ द ईयर जाके हम वर्ल्ड कप जीत गए। तो ये मैं समझता हूँ चीज़ें। और वर्ल्ड कप में मुझे याद है, मैं उस टाइम मतलब हम काफ़ी होश में आ चुके थे, कॉन्शियस थे सारी चीज़ों को, मेमोरी में के अंदर स्टिल आई रिमेंबर कि मंसूर वाज द बेस्ट गोलकीपर, शहबाज सीनियर वाज द बेस्ट प्लेयर। बट हमेशा हम कमेंट्री, उसमें बड़ी खूबसूरत कमेंट्री भी, हॉकी कमेंट्री बड़ी एक खूबसूरत चीज़ है। फरूक मदद साहब होते थे, बिल्कुल। और वो इवन जो इंग्लिश कमेंटेटर थे वो भी एक बात करते थे, वो कहते थे, आई स्टिल रिमेंबर कि पाकिस्तान के जो गोल सेव करती है पाकिस्तान, अगर मंसूर को जितना क्रेडिट जाता है उतना ख्वाजा जुनैद को भी जाता है कि ये एक वॉल की तरह उसके साथ खड़ा होता है और क्या खूबसूरत आप डिफेंड करते थे। तो वो अपना अल्लाह ताला मफ़रत फरमाइए किस तरह खूबसूरत कॉम्बिनेशन था, पूरी टीम का ऑब्वियसली था, लेकिन आपका एक जो उनके साथ कॉम्बिनेशन था डिफेंड करने के लिहाज से डिफेंडर, वो कैसा था? देखिए, मंसूर नो डाउट वन ऑफ ग्रेट हॉकी प्लेयर, ग्रेट हॉकी गोलकीपर, और अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह था फरमाए। और मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड, क्योंकि इकट्ठे हम तकरीबन, हमारे इकट्ठे स्टार्ट है, इकट्ठे हम खेले 10-15 साल, मंसूर भी साथ रहा। तो बड़ी अच्छी बात की कि मैं जो लेफ्ट हाफ और गोलकीपर होता है, ये क्लोजेस्ट लिंक होता है। और लेफ्ट हाफ को लास्ट डिफेंडर भी कहते हैं। गोलकीपर भी बीट हो जाए तो लेफ्ट हाफ ने आगे पोल्स को कवर करना होता है। तो मंसूर में बहुत अच्छी जो क्वालिटी थी, वो हमेशा हमें गाइड करता था, हमें रिमोट के कंट्रोल की तरह खिलाता था कि मतलब उसने पंजाबी में खाजे सज्जे हो जा, खाजे खब्बे हो जाइए ना, तो दैट मोटिवेट्स यू कि मैंने ये चीज़ कवर करनी है। तो ये वो चीज़ें थी जिसने हमारी गेम में भी, मैं समझता हूँ कि शाइन आई, और हमें लोगों ने रिकग्नाइज भी किया कि जब आपस में कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो आपकी जो स्ट्रेंथ को मज़ीद बेहतर कर देती है। तो नो डाउट उसमें मंसूर ने एक अहम रोल अदा किया हुआ। ही वॉज अ वेरी गुड लीडर इन डिफेंस। वो हमेशा डिफेंस को लड़ाता था, खिलाता था। और नो डाउट जो वर्ल्ड कप का फाइनल है उसमें जो उसने गोल रोका होगा, मैं समझता हूँ कि एवर बेस्ट है। जी, शो में ख्वाजा जुनैद से गुफ्तगू जारी है, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। ख्वाजा जुनैद से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं, मतलब उसमें हम बात करें, उस एरा में लास्ट इस बात में ऐड करना चाहूँगा या पूछना चाहूँगा आपसे कि सारे बड़े नाम क्यों थे? विक्ट्रीज की वजह से। कोई भी स्पोर्ट्स या इंडिविजुअल बनता है तो विक्ट्री से बनता है। आपकी बात करें, शहबाज सीनियर की बात करें, शहबाज जूनियर, कामरान अशरफ, फिर मतलब मंसूर की बात की, ताहिर जमान, वसीम फरोज, मतलब एक ऐसा खूबसूरत लिथल कम्बिनेशन के 11 के 11 सुपरस्टार, जैसे क्रिकेट के अंदर हमें बात करते हैं, बट तो अब तो अनफॉर्चुनेटली नाम भी नहीं याद, जिस तरह मैं आपसे ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहा था। तो शहबाज सीनियर का एक रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसकी कैप्टनसी के अंदर आप बहुत खेले और आपने कुछ टाइम के लिए माशाल्लाह आपने कैप्टनसी भी की। तो आप बताइए उनकी कैप्टनसी के अंदर क्या एक खूबसूरत चीज़ थी जो बाकियों से डिफरेंशिएट करती थी? देखिए, मैं बताता हूँ कि जैसे आपने बड़ा अच्छा खुद ये एक क्वेश्चन किया कि एक ग्रुप बन गया। अच्छा, ये अल्लाह ताला की एक रहमत होती है कि एक ऐसा वक्त आता है जब स्टार्स इकट्ठे होते हैं, फिर वो सुपरस्टार बनते हैं जी। ठीक है, तो हमारा जो ग्रुप था ना वो बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा एज डिफरेंस नहीं था, ठीक है, सारे फोकस थे और सारे जीत के लिए खेलते थे, मेहनत करते थे, ऑफ नहीं करते थे। अब शहबाज नो डाउट एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसकी जो स्किल और उसकी जो प्लेयर है उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। एट द सेम टाइम वो ही वॉज वेरी क्लोज टू द प्लेयर्स, मतलब उनके साथ जोक्स करना, उठना बैठना, एक उसकी अच्छी आदत थी। और प्लेयर्स की प्रॉब्लम्स को शेयर करना ये ऑफ द फील्ड जी। तो आई मीन दैट्स व्हाई यू नो वी हैड अ वंडरफुल ग्रुप कि हमारा आपस के जो मसले मसाइल थे हम शेयर करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ जैसे आसिफ बाजवा उसको राइट साइड पे खेल रहा था, वसीम फरोज लेफ्ट साइड पे खेल रहा था, ताहिर जमान, शहबाज, कामरान एंड उस्मान था, फिर मलक शफकत था, मैं था, फिर इसके बाद अपना क्या कहते हैं हमारे पास दानिश था, राना मुजाहिद है, अल्लाह बख्शे नवीद आलम था, देन मंसूर गोलकीपर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा ग्रुप था, आप यकीन करें कि
हर बंदा जीतना चाहता था, परफॉर्म करना चाहता था, ये उस ग्रुप की स्ट्रेंथ थी। और दे ऑल वर वेरी डाउन टू अर्थ। मतलब किसी के अंदर जीत के बाद कोई छलांगे मारना ये नहीं था कि हमने क्या कर लिया। मतलब वी फील प्राउड कि जी हमने अपने मुल्क के लिए जो भी कर सकते थे किया है। तो ये एक मैं समझता हूँ अच्छा ग्रुप था उसकी कैप्टनसी में, और सारे लोग फोकस थे, और दैट्स वाई अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता फरमाई। बिल्कुल ठीक है जी, उस पर तो हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। अच्छा, अब सारे इश्यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं, सारी अच्छी बातें कर लिया, थोड़ी सी टफ बातें भी करते हैं जी, क्यों नहीं। इश्यूज़ के ऊपर काफ़ी, क्योंकि आप अगेन वही बात कि आप हर लेवल पे प्लेयर भी, कोच, मैनेजर हर लेवल पे देख चुके हैं क्लोजली, तो शायद यू वुड बी द आइडियल पर्सन जो सब कुछ बता सकते हैं हमें। हमारी लास्ट विक्ट्री की अगर बात करते हैं 2010 में हमने एशियन चैंपियन ट्रॉफी जीती, उसके अलावा कुछ विक्ट्री नहीं है। क्या सबसे बड़ी, अगर एज ए आपसे मैनेजर या कोच या किसी हैसियत में पूछूं, तो सबसे बेसिक रीज़न क्या लगती है आपको? प्लेयर का इंटरेस्ट कम है, फेडरेशन की इन्वॉल्वमेंट कम है, पैसों का मसला है? सबसे अगर मैं आपसे एक दो बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछूं तो क्या वजह लगती है? देखिए, अगर ओवरऑल हम बात करें ना, तो हॉकी इज़ अ मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट स्किलफुल गेम ऑन द अर्थ, ऑन द प्लैनेट। ठीक है जी। इसमें दिखने में तो सिर्फ एक हॉकी नजर आती है। अगर आपने जगह लेनी है, ग्राउंड एस्ट्रोटर्फ लगानी है, वो तकरीबन 100 मिलियन की ग्राउंड है और रुपीस की, और हॉकी अच्छी स्टिक लेनी है वो 5 to 10,000 की है, शूज़ अच्छा लेना है 20,000 का है। तो ये जो बच्चा जो है ऐसी फैमिली से आता है जिनके यहाँ बेसिक नीड की प्रॉब्लम है, उसके बाप की सैलरी 20,000 है, 15,000 है, तो वो ही कैन नॉट अफोर्ड टू ब्रिंग हिज चाइल्ड टू द ग्राउंड। पहली चीज़ ये हो गई। ठीक है जी। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम लोग खेलते थे तो स्पोर्ट्स कोटा होता था 10%, यू नो, हमें पता था कि हमें एडमिशन मिल जाना है जी, सिर्फ यू हैव टू परफॉर्म, तो वो कोटा भी ख़त्म हो गया। ठीक है जी। अब ये वो चीज़ें हैं जिसने मसाइल क्रिएट किए, एंड देन यू नो आप कह लें 2.5 डेकेड्स या 2 डेकेड्स बिफोर, जो साइंस का बहुत बड़ा रोल आ गया स्पोर्ट्स में, ओवरऑल स्पोर्ट्स में कोई भी खेल ले, लेकिन क्योंकि हॉकी इज़ अ टीम गेम और एक फास्ट गेम है, इसमें ज़्यादा उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई, डाटाबेस इंडिविजुअल बनना शुरू हो गया, उसकी जो भी ग्रे एरियाज हैं उनके ऊपर एक का यू नो स्पेशलाइज वर्क शुरू हो गया। ठीक है। हम लोग अभी तक भी मैं कहता हूँ कि हम लोग आर्ट पे रिलाई करते हैं, हम आर्टिस्ट हैं, हम कुछ करके डॉज मार के जीतना चाहते हैं। ठीक है। तो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ऑफ हॉकी वर्ल्ड, उन्होंने साइंस को अडेप्ट किया। साइंस के लिए अडेप्टेशन के लिए आपको टेक्नोलॉजी की सपोर्ट चाहिए होती है, जिसमें हम बच्चों के हार्ट रेट लेते हैं, फैट लेवल लेते हैं, VO2 मैक्स लेते हैं कि लंग्स की क्या कैपेसिटी है, वो कितनी ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है। मैं शेयर कर लेता हूँ, जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उसकी जो इनटेक है इन 1 आवर इज 65 लीटर्स। अच्छा। ये एक टॉप एथलीट की है। अच्छा जी। तो हम लोग कभी ये चीज़ें गेज नहीं करते थे। तो हमारे प्लेयर्स जो हमने फर्स्ट टाइम किया तो इनकी 45 तक आई है। तो मतलब वी आर लैकिंग, हम जल्दी थकते हैं। ठीक है। अब यही वो चीज़ें थी जिनको हमने इम्प्रूव करना था। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इन चीज़ों पे काम कर रहा था। आर्ट तो हमारे पास है आज भी, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज हमारे से बहुत बेहतर है, उनकी डिसीजन मेकिंग हमारे से बहुत बेहतर है। तो सिंस अभी जो हमारे प्रेसिडेंट ब्रिगेडियर खोकर और सेक्रेटरी आज से बाजवा हैं, जब इनके साथ इनिशियल मीटिंग हुई, फिर कोविड के 2 साल हमारे बहुत अच्छे नहीं गुजरे, कहीं हम खेलने नहीं जा सके। हम 3 सालों में बहुत कम हॉकी खेले हैं, तो हमने थोड़ा सा इंटरनल फिजिकल पे काम शुरू कर दिया, तो जिसकी वजह से हमारे प्लेयर्स की थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि फिजिकल में बेहतरी आई। एक चीज़ बड़ी मुझे अनफॉर्चुनेट लगी, और मैं तो जब से मुझे 2-3 मंथ से पहले पता चला, मैं तो उस टाइम से अभी तक शौक से बाहर नहीं आया कि ओलंपिक्स दुनिया का सबसे बड़ा टाइटल है और उसमें हमारी क्वालिफिकेशन डायरेक्ट हो सकती थी। वो एक टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना था, 8 to 9 करोड़ प्रॉब्ली चाहिए थे, वो नहीं दिए गए फेडरेशन की तरफ से या पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से। और हमारी तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा PM साहब से, क्योंकि खुद स्पोर्ट्समैन है। तो फाइनेंशियल्स की जैसे हम कंटिन्यूसली, मैं भी बात कर रहा हूँ, आप भी इस पर बड़ा फोकस कर रहे हैं कि फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व नहीं है, और जब तक मॉनेटरी वैल्यूज ऐड नहीं होंगी तो ऑब्वियसली आप कोई भी इदारा नहीं रन कर सकते, कोई चीज़ आप कोई स्पोर्ट्स भी नहीं खेल सकते। तो क्या आपके फेडरेशन के अंदर भी ऐसे बंदे नहीं थे, या कोई ऐसे लेवल पे कोई काम नहीं कर रहा था, या गवर्नमेंट को मैसेज सही तरह नहीं कन्वे किया गया कि ओलंपिक्स इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, उसमें हमारी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हो रही है, उसके लिए ये अमाउंट रिक्वायर्ड है। अगर शायद किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या किसी को कहा जाता वो शायद दे देता, क्योंकि नेशनल स्पोर्ट है। और मेरी एक दफ़ा रेहान भट्ट का भी मैंने इंटरव्यू किया, उनसे भी हमने ये बात की। तो इसको जैसे नेशनल अदारा है हमारा PTV, लॉस में जा रहा है, आपने बिल के अंदर ऐड कर दिया उसको बचाने के लिए, 35-40 रुपीज़ हर बिल में आता है, तो क्या हम 30-35-40 रुपए क्या हॉकी के लिए नहीं ऐड कर सकते? बड़ा मतलब मेरा वैलिड एक सजेशन है कि अगर करके एक अपनी नेशनल स्पोर्ट्स को बचा दें, जिसने हमें पूरी दुनिया में रिकग्निशन दी,
तो आप उसका जरूर बताइए कि नाज शेयर करना और उसके बाद फिर इंडिया का पार्टिसिपेट करके मेडल ले जाना, ये जरूर शेयर करें। देखिए, मैं ये कहूँगा कि आपने बड़ी खूबसूरत बात की है क्वेश्चन, और उसका आंसर भी बहुत खूबसूरत दिया है कि ये पिनट है, ये जस्ट अ मैटर ऑफ वन साइन। हाँ जी, कि ये हो गया ठीक है ना, नेशनल गेम है, नेशनल प्राइड है, और आप इसकी इस मुल्क की रिकग्नाइजेशन में हॉकी ने एक अहम रोल अदा किया। पाकिस्तान, मुझे आई स्टिल रिमेंबर, मैं एक जगह रीड कर रहा था कि 48 की ओलंपिक्स थी, पाकिस्तान के पैसे नहीं जाने के लिए, तो पाकिस्तान आर्मी ने अपना C-130 प्लेन दिया, एंड कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के रिमार्क से कि हम सैलरीज नहीं लेगा कोई भी, पाकिस्तान हॉकी टीम 48 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेगी। ठीक है, तो लेवल वाज दैट। जब एक ये लेवल एक प्लेयर को मिल रहा हो और वो पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो यार वो अपना खून का एक कतरा, ड्रॉप ऑफ ब्लड देने को तैयार होता है। बिल्कुल ठीक। अब आज देखें ना, प्लेयर्स हैं, विद अपोलोजाइज कि हमारे प्लेयर्स को जो हॉकी जॉब थी वो खत्म हो गई हैं। और अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन यही आपकी तरफ से। मैं पहले आपके पिछले क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए, उस टाइम जब हम प्रो लीग में आए, फेडरेशन ने इतनी एफर्ट की, हम एट दैट टाइम हम लोग थे रैंक 12, सिर्फ टॉप 8 टीम ने प्रो लीग खेलनी थी। अच्छा जी, फेडरेशन की एक अच्छी हिकमत अमली की वजह से पाकिस्तान टीम को उस इवेंट में शामिल कर लिया जाता है कि जी, क्योंकि पाकिस्तान के बगैर हॉकी कंप्लीट नहीं होती, इंडिया पाकिस्तान को इस इवेंट का हिस्सा होना चाहिए। अच्छा, इंडिया वाज ओनली इन टॉप 8 था, मतलब दे वर इंक्लूडेड। अच्छा, हमें उन्होंने स्पेशल फेवर देके इंक्लूड कर लिया। अच्छा, अब होता है क्या कि अब आपने 2 मैच अर्जेंटाइन खेलने हैं, 2 न्यूजीलैंड खेलने हैं, फिर आप यूरोप आते हैं, फिर 2 मैच आप ऑस्ट्रेलिया खेलने जाते हैं, फिर आप यू हैव टू ट्रैवल लॉट। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है, और ये एक वंडरफुल इवेंट है जो FIH ने डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, जब आप देखते हैं, पूरा बजट बनाते हैं और आप पूरा फुलफिल नहीं कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट भी करते हैं टू मैनी ऑर्गेनाइजेशंस, एंड एट दैट टाइम जो भी गवर्नमेंट थी, तो उसके ऊपर कोई बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता एट दैट। तो उसकी वजह से फेडरेशन को टीम विदड्रॉ करनी पड़ी, और आप बिलीव करें कि हमें फाइन भी हुआ, आई थिंक 1,7,500 यूरोस, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से बैन बचा कि जी 5 ईयर्स के लिए बैन लग जाता। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के ऊपर। मैं इसमें मीडिया को भी बड़ा कसूरवार समझता हूँ कि ये इतना बड़ा ज्यादती नेशनल स्पोर्ट के साथ हुई। मतलब मैं तो उसमें से बताया ना, मैं उस टाइम से शौक में हूँ, मैं से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा एज ए हॉकी लवर कि आप नेशनल स्पोर्ट के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर सकते हैं। मैं इसमें तो सारों को इंक्लूड करता हूँ। इसमें एक और चीज़ इसमें तो हमारा मीडिया भी कसूरवार है। मैंने किसी मीडिया पे इसके हवाले से न्यूज़ ही नहीं देखी कि हॉकी की ये रिक्वायरमेंट है। मेरा मानना यह है कि अगर मीडिया पे ये थोड़ी खबर चल जाती तो मैं मानता ही नहीं इस चीज को कि कोई पाकिस्तानी हजारों लाखों हॉकी के लवर है। एट दैट टाइम मैं जरूर कहूँगा कि हमारे सेक्रेटरी में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शहबाज का होल्ड था उसमें, ही वाज इन फेडरेशन, तो इज अ बिग नेम, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा शोर भी नहीं पड़ा। एक होता है ना कि यार ये प्रॉब्लम हो गई और हमें बाद में ये फेस करना पड़ेगा। जब आप इतनी एफर्ट करके टीम को, ये बहुत बड़ी सक्सेस थी, मतलब एज ए टेक्नोक्रेट मैं समझता हूँ हम प्रो लीग में नहीं आ सकते थे। ठीक, वो इतनी बड़ी अचीवमेंट थी, जिन लोगों ने भी उसमें वर्क किया, वो एक अनएक्सपेक्टेड चीज थी। और जब आने के बाद हमें कुछ भी करना पड़ता, हमें विड्रॉ नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, मजे की बात है कि उस पर शोर भी नहीं पड़ा। ये सबसे स्टेज बात है कि इतनी बड़ी ज्यादती होगी और उसकी बात ही किसी ने नहीं की। कोई पता, लोगों को पता नहीं चला हुआ क्या। हो सकता है थोड़ा शोर पड़ता तो कोई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन बंदे आ जाते, कोई भी आ जाता, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो एक अलमिया था, बहुत बड़ा। इन शॉर्ट कि बरकत हम उससे गुजरे, नाउ वी शुड लर्न फ्रॉम द पास्ट। अब जो हमारी नेक्स्ट हिकमत अमली, जैसे मैंने कहा कि हम हर चीज़ को प्लान के साथ लेके चल रहे हैं। ख्वाजा भाई, अभी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके थोड़े से मजीद सख्त क्वेश्चन करेंगे आपसे। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। ख्वाजा जुनैद से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं जी। इसमें ख्वाजा भाई एक चीज़ ये है कि अभी आसिफ बाजवा साहब का भी आता, कभी अपकमिंग आपका एक टूर्नामेंट आ रहा है, उसमें उन्होंने कहा अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं, जीतते हैं, तो हम डायरेक्ट वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लेंगे। एक तो उससे वाले से बताइए। दूसरा, जिस तरह वही बात कि सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम, ओलंपिक्स में इतने मेडल, हर तरह का टाइटल हम जीत चुके हैं, अब क्वालिफिकेशन राउंड खेलना पड़ता है, फिर विक्ट्रीज नहीं मिलती, फिर हम नहीं खेल पाते, तो ये कितना सैड और अनफॉर्चुनेट। और अभी जो इवेंट आ रहा है उसकी पार्टिसिपेशन का भी प्लीज साथ बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले जो इवेंट है वो एशिया कप है। अच्छा, एशिया कप होने जा रहा है जी इंडोनेशिया में, जकार्ता में, 22 मई से लेके 1 जून तक है। तो उसमें पूरा एशिया जो है ना पार्टिसिपेट करेगा। इसको तो हम एशिया में रैंक 5th हैं। ठीक। अच्छा, उसमें से टॉप 4 टीमों ने
क्वालिफाई करना फॉर वर्ल्ड कप। ठीक है, जो हमारा कैंप स्टार्ट ऑनगोइंग है वो हम उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सेमीफाइनलिस्ट जाएंगी। एग्जैक्टली सेमीफाइनलिस्ट। तो उसके लिए हमने अभी एक कोशिश कर रहे हैं, कोई एक यूरोपियन टूर भी फेडरेशन दिन रात मेहनत कर रही है कि हमें टॉप टीम्स के साथ मैचेस मिल जाएं ताकि प्लेयर एक हाई प्रेशर गेम खेल के फिर एशिया में आए। ठीक, तो ये उसकी प्रिपरेशन चल रही है। नो डाउट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है इस वक्त, इस साल का, कि हम अगर वर्ल्ड कप में वापस आते हैं देन वी हैव अ रीजन टू वर्क मोर हार्डर। तो वर्ल्ड कप होने जा रहा है जनवरी 23 में इन इंडिया, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा जैसे हम बात कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस की, मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। देखिए प्लेयर, अच्छा अगर मैं एक हॉर्स की एग्जांपल दूँ तो जो टांगे में घोड़ा भागता है वो भी घोड़ा होता है और जो रेस में भागता है वो भी घोड़ा होता है। जो प्लेयर्स होते हैं ना ये एक रेस के घोड़े होते हैं, इनकी जो कदर है वो वाली है। ठीक है, नो डाउट कि उसमें हम ये नहीं कहते कि जी सारा कुछ हमारी तरफ से हो। प्लेयर दिन रात मेहनत कर रहा होता है, 3-4 घंटे सुबह, 2 घंटे 3 घंटे शाम को, ही इज़ डूइंग अ लॉट, आई टेल यू। लेकिन एट द सेम टाइम उसके ज़ाती मसाइल भी चल रहे होते हैं। ये कोई बहुत बड़े लॉट की गेम नहीं है। आपको पता ही है कि हमारे मुल्क में कौन लोग खेलने आते हैं, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो फुटबॉल है, चाहे वो हॉकी है। अगर इनकी एक मॉरल सपोर्ट के अलावा इनकी एक बेसिक नीड्स एंड सिक्योरिटी, देखें पूरी दुनिया में इस वक्त जो है ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का दौर जा रहा है। हमारा प्लेयर जो भी है वो बेसिक नीड पे फंसा हुआ है, एक्सेप्ट क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट की जो सर्ज है उसने पूरी गेम्स को इस वक्त टेक ओवर कर लिया हुआ है। अच्छा, उसमें जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था उस टाइम भी मैं आपसे यही करने लगा था कि तमाम स्पोर्ट्स को टेक केयर कर रहे थे डिपार्टमेंट, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन भी यही है कि डिपार्टमेंट नहीं होनी चाहिए, रीजनल स्पोर्ट्स होनी चाहिए ताकि इंटरेस्ट आए। अभी मेरे 2-3 हॉकी प्लेयर से भी बात हुई कुछ लास्ट वीक, उन्होंने भी बताया कि हमें 2-3 मंथ से सैलरीज नहीं मिली, डिपार्टमेंट को बैन किया जा रहा है। पहले क्रिकेट में इम्प्लीमेंटेशन आई, अब इधर आ रही है। एक तो इस डिसीजन को कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है ये बेनिफिशियल हो या नुकसान देगा? क्योंकि उनका विजन ये है कि कंपेटिटिवनेस आपको मिलेगी तभी जब आप रीजनल सिस्टम में आएंगे। डिपार्टमेंटल में लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता और लोग जॉब सिक्योरिटी की वजह से मेहनत करना छोड़ देते। तो आप एज ए प्लेयर, एज ए कोच, एज ए मैनेजर इसको कैसे देखिए? मैं इसको इस सिस्टम को ओवरऑल अदरवाइज अच्छा समझता हूँ, रीजनल सिस्टम को। जैसे हम मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉलोअर हैं, मैनचेस्टर सिटी के या चेल्सी के, हम इनके से लिवरपूल के मैचेस में खुद बहुत शौक से देखता हूँ। इसी तरह का सिस्टम जो है वो आना चाहिए। हमारे मुल्क में कैपेसिटी है, लेकिन एक जो मैं चीज़ को डिसलाइक करता हूँ वो ये है कि ये सिमिल्टेनियसली 2 सिस्टम चलने चाहिए थे कि हमारा डिपार्टमेंट भी चलता और यहाँ से हम जो भी करना चाहते रीजनल लेवल पे वो भी चलता। एक टियर बना देते, सेकंड और थर्ड टियर बना देते। हम उसको नहीं, हम उसको शिफ्ट करते हैं। हाँ। अच्छा, हम बंद करके स्टार्ट ना करें। दिस इज टू मतलब ऐसा डिफिकल्ट फॉर द प्लेयर, दे कैन नॉट सर्वाइव, आई टेल यू। क्रिकेट की अगर बात करें, क्योंकि कंपैरिजन हम करते हैं हमेशा क्रिकेट से, अब क्रिकेट में 600-700 लड़का या इससे ज़्यादा प्रॉब्ली, लेकिन एक लिमिटेड मैं आपको बता रहा हूँ फिगर के वो लड़का क्रिकेट खेलता था। अब पीसीबी के पास बहुत पैसा है, क्रिकेट बोर्ड के पास, उन्होंने 192 के लड़कों को लेके आए। 192 भी बहुत कम है, बहुत लड़का जॉबलेस हो गया। अब अगर सिर्फ आपकी पूरी क्वालिटी के अंदर सिर्फ 35 लड़के होंगे तो जिनको टेक केयर कर रहा है फेडरेशन, बाकी जो अगर 100-200 लड़का है उसको टेक केयर नहीं कर रहा, वो तो कोई बर्गर लगाएगा, कोई गाड़ी चलाएगा, कोई कैब चला के अपना घर चलाएगा, वो कैसे चलेगा? इस वक्त तो मैं कहता हूँ कि बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए फोर्सेस का कि इन्होंने टीमें ब्रेक नहीं की हैं आपकी। बिल्कुल, इसका पूरी पाकिस्तान की जितनी कोर्स हैं सबकी टीम्स बनी हुई हैं, फिर एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनकी टीमें सिर्फ आए और हमारे पास ये ऑप्शन बची, वापडा बची हुई है। तो कम से कम हमारे पास ऑलमोस्ट क्वालिटी वाले 150 से 200 प्लेयर मौजूद हैं जो सैलरीड हैं। ठीक है, बैंक्स बंद हो गए, पीआई कस्टम बंद हो गए। अच्छा, ये प्राइड होती थी कि बच्चे को शौक होता था छोटे को पीआई में जाऊं या कस्टम्स में जाऊं, मतलब पहला टियर बैंक्स में जाऊं, तो ये उसको शौक होता था। तो मैं कहता हूँ कि होना ही चाहिए, एक सजेशन थी हमने दी भी कि ये बैंक टीमें बंद कर दें, लेकिन लाहौर रीजन को एक बैंक स्पॉन्सर कर दे। वही बैंक, जो भी बैंक है उसकी शर्त चले, लेकिन उस रीजन को एक इदारा सपोर्ट करे। होना ये चाहिए था, कैसे मर्जर होना चाहिए था। तो मेरी अभी भी ये सजेशन है आपके प्लेटफॉर्म से कि इंस्टेड ऑफ दैट कि हम वी विल वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम कि गेम बिल्कुल लोगों के जहन से ओझल हो जाए, हमें जो है ना फौरी तौर पे जितने भी टॉप ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको, जो हमारे रीजन्स हैं, वो एक एक बड़े इदारे को दे देने चाहिए और उसके जो अखराजात हैं वो उसको जो है ना बेयर करने चाहिए। बिल्कुल ठीक। एक बड़ा टफ क्वेश्चन और जो हम लास्ट को 15-20 साल से सुन रहे हैं, फेडरेशन का लड़ाई ओलंपिक्स के साथ। ओलंपियन तनकीद करते हैं, पार्टिसिपेशन नहीं कुछ करते, मेरा उन पे भी गिला है। और आप क्योंकि ओलंपियन भी हैं,
कैप्टन भी रहे, प्लेयर भी रहे, आप मैनेजमेंट के अंदर भी हैं, फेडरेशन का भी पार्ट हैं, तो बैठते नहीं आपस में। असल ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों साइड्स का? ऑब्जेक्टिव तो ये ओबियसली बड़ा कॉमन सेंस की बात है, ये होगा हॉकी ऊपर जाए और एक इस नेशनल स्पोर्ट्स को ऊपर लेके जाए, क्योंकि उधर भी हॉकी के लवर हैं, इधर भी हॉकी को चाहने वाले हैं। तो क्या ऐसा रीज़न है, कभी आपस में बैठ के कभी इस पर डिसीजन नहीं लिया, बात नहीं किसी ने बड़ा होने का सबूत दिया हो कि चलें यहाँ बैठते हैं, मिल के इसको लेके चलते हैं, रादर दैन टीवी पे या अखबार पे बात करने के बजाय सामने बैठ के बात करते हैं और इसको ऊपर लेके जाए? नहीं, अगेन जी मैं कहूँगा कि ये जो हॉकी टीम है ये पूरे पाकिस्तान की टीम है, ये किसी एक ओलंपियन की या फेडरेशन की नहीं है। एंड डोर्स आर ऑलवेज ओपन। आई हैव हर्ड अ लॉट फ्रॉम ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर, वो कहते हैं जिसके पास भी कोई सजेशन है, जो कुछ भी करना चाहता है वो ज़रूर आए। हमारा बस अलमिया ये होता है, जो लोग फेडरेशन से काम कर रहे होते हैं वो डेफिनेटली उनके ऊपर तनकीद होनी है। जब आप ग्राउंड में खड़े होंगे, आप जीतें या हारें या कुछ भी हो, तो लोग आपको टारगेट करते हैं। तो इसलिए ये एक चीज़ बन गई है कि जो बाहर हैं वो तनकीद करते हैं, जो अंदर उन पे होती है। ऐसा नहीं है। देखिए, चाहे ओलंपियन या प्लेयर इंटरनेशनल कहीं पे भी हो, जब टीम अच्छा खेलती है तो उसको खुशी होती है, जब टीम हारती है तो उसको तकलीफ होती है। ये एक पैशन है, हॉकी इज इन आवर ब्लड। तो वो अपना एक इमोशन शो करते हैं। इट डजंट मीन कि वो कहते हैं कि जी ये लोग गलत है या ऐसा। जीत सबको पसंद है, हमें भी पसंद है। हम भी दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं वो जीत के लिए कर रहे हैं, एक प्राइड के लिए कर रहे हैं, ग्लोरियस पास के वापस लाने के लिए कर रहे हैं, और इसमें हमारे साथ तमाम लोग शामिल हैं। ये खालिद खोकर साहब की बात की, आसफ बाजवा की, तो आपको लगता है कि ये लोग मिल के कुछ बेटरमेंट ले आएंगे इस दफ़ा? देखिए, मोस्ट एक्सपीरियंस ये एक पैनल है और दे नो ईच एंड एवरीथिंग, और ग्रे एरियाज़ का और गैप्स जो आइडेंटिफाई हुए हैं सारे उनके सामने। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला द वे दे आर वर्किंग, यू नो, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि 3 जो फॉरेन कोचेज़ हैं डिफरेंट एस्पेक्ट से, गोल कीपिंग, फिजिकल ट्रेनर एंड हॉकी ट्रेनर, वो इकट्ठे आके तो आपको इसमें लगता है कि ये इसमें काफ़ी इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स का भी है, इसमें इन्वॉल्व आती है और उसका भी इन्फ्लुएंस आ रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स का जो स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा रोल नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। एक हॉकी बैकग्राउंड वाले लोग या क्रिकेट बैकग्राउंड वाले लोग, अब रमीज़ राजा इसको वन ऑफ माय गुड फ्रेंड, इसको क्रिकेट के चेयरमैन है, तो एक बहुत बड़ी बैकग्राउंड है। उससे बेहतर मुझे बताएं कौन क्रिकेट बोर्ड चला सकता है। तो इसी तरह हॉकी जिन्होंने खेली है, ये इन्हीं का ही काम है। इनको सपोर्ट मिलनी चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। और इस पे काउंटर आर्गुमेंट ये है कि ब्रिगेडियर साहब अगर हेड कर रहे हैं, वो चेयरमैन, तो उनको तो नहीं इन चीज़ों का ज़्यादा। ब्रिगेडियर खोकर हिमसेल्फ वाज अ वंडरफुल हॉकी प्लेयर। अच्छा। ही रिप्रेजेंट पाकिस्तान। और आपको लगता नहीं कि बड़े लेवल पे मैनेजमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है हॉकी प्लेयर? कुछ का काउंटर आर्गुमेंट दूसरी साइड पे ये भी है, जैसे रमीज़ राजा जब बने तो आर्गुमेंट होता था कि ये मैनेजमेंट की जॉब है, ये क्रिकेट से कोई इसका लिंक नहीं है। देखिए, मैंने अभी बताया कि जब हम खेलते तो हम प्लेयर थे, प्रैक्टिकल, हमने परफॉर्म करना। जब आप कोच बनते हैं तो आपने परफॉर्मेंस लेनी है, हाँ। पूरी टीम से लेनी है। दिस इज एंटायरली डिफरेंट थिंग, यू नो। उसके लिए आपको क्वालिफाइड होना पड़ता है, आपको एजुकेशन लेनी पड़ती है, हाउ टू ट्रेन, ठीक है। सिमिलरली रमीज़ जो है ना, वन ऑफ दोज क्रिकेटर्स हु इज़ अ क्वालिफाइड गाय, तो वो ऐसे मामला को लेके चल सकता है। उसने ऑलरेडी एक बैंक के अंदर एज ए हेड स्पोर्ट्स काम किया हुआ है। तो मैं इसी तरह मैं समझता हूँ, अभी जैसे आसिफ बाजवा है, ब्रिगेडियर खोकर हैं, और हमारा जो पूरा स्टाफ भी है, जो भी इसका लोग रिलेटेड है, दे आर वर्किंग हार्ड। रिजल्ट मेरे अल्लाह के हाथ में है। और एक दफ़ा मतलब मैं अपने एज ए मैनेजर बात करता हूँ कि हमारे जितने ओलंपियन थे, हमारी शान है, हमारी प्राइड है। ये टीम उनकी है, ये टीम सबकी है। किसी के पास भी कोई मॉडल है, कोई काम करना चाहते हैं, वो मेरे से। लेकिन मेरा मानना यह है कि चले फेडरेशन बड़ा होने का सबूत दे तो उनको इनवाइट करके बुलाए। लास्ट नोट पे कोई मैसेज नेशन को देना चाहे इस नेशनल स्पोर्ट्स के हवाले से, तो ज़रूर हमारे प्लेटफॉर्म से दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा अपने यूथ में भी, और एक मैसेज मैं कहूँगा जो मैंने अपने वालिद साहब से सीखा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू ग्लोरी except hard work and dedication. Burn your midnight oil to achieve your self-respect, self-esteem and self-efficacy. Don't go for the shortcuts. Wait for the glory. हमारे यहाँ ये हॉकी में जिस मॉडल पे हम चल रहे हैं, मेरे अल्लाह के ऊपर और अपने प्लेयर्स के ऊपर, अपने तमाम मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है कि अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान का ग्लोरियस पास वापस आएगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमें टाइम दिया, और हम भी दुआ और उम्मीद करते हैं कि ये हॉकी की जो ग्लोरी हमने देखी है, जो 4-5 डेकेड तक हमने राज किया, इंशाल्लाह वो दिन दोबारा आएगा कि हम वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे और उसको जो खोया हुआ मुकाम है हासिल करेंगे। आपने ख्वाजा जुनैद की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, और हम दोबारा से इसी दुआ के साथ और उम्मीद के साथ इस शो को ख़त्म करते हैं कि हम अपनी नेशनल प्राइड को, अपनी जो नेशनल स्पोर्ट है उसको दोबारा से उठाएँगे
और फिर दोबारा विक्ट्री स्टैंड पे लेके आएंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।